वेलकम, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का 2 मई 2023 की राजस्थान करंट अफेयर्स की कक्षा में। मैं हूं घनश्याम शर्मा और आज हम बात करेंगे राजस्थान और देश दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की जो आपकी आगामी परीक्षा को लेकर काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा की पहले प्रश्न के साथ। तो राज्य में किस विभाग ने जो है साइबर सुरक्षा हेतु, तो साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है आपका, आरएस मुख्य परीक्षा में भी सिलेबस में ये सम्मिलित है। तो साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 9 माह का एक ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है और ये विभाग हमारा पुलिस विभाग। तो दोस्तों साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस विभाग की है और पूरे देश ही नहीं, पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए स्पेशल सेल भी स्थापित किए गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है जानकारी या इंफॉर्मेशन। तो जब तक कि आप साइबर सुरक्षा को समझेंगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तब तक उसको आप कारगर तरीके से लागू नहीं कर सकते। और इसीलिए पुलिस विभाग ने अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको साइबर ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर जो है एक कोर्स की शुरुआत की है सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ में। 1 मई को पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 50 कैंडिडेट्स का पहला बैच है जिसको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्देश्य साइबर स्पेस की जो विभिन्न घटक है उनको सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान और कौशल। तो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स इसमें होती हैं और बहुत सा तकनीकी ज्ञान भी आपको होना चाहिए, खास करके नेटवर्किंग का और किस तरह से फायरवॉल को एक्टिव किया जाता है और थ्रेट्स को डिटेक्ट करना। तो ये सारी चीज़ें तभी कर पाएगा जब तक कोई उसकी जानकारी रखता हो। तो डिप्लोमा कोर्स में पुलिस के साइबर एप्लीकेशंस जो हैं जैसे कि अभय कमांड सेंटर्स जो हैं, सीसीटीएनएस, राजकॉप ऑफिशियल और राजकॉप सिटीजन ऐप, उनके अनुरूप जो है इसको बनाया गया है ताकि हमारे पुलिसकर्मियों को इसमें दक्ष बनाया जा सके। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य से निकल करके एक बाघ जो है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंच गया है। अब ये प्रश्न क्यों? क्योंकि दोस्तों जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा वाला जो क्षेत्र है, दरअसल ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये सारा का सारा किस तरह का क्षेत्र है? ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरह से कॉरिडोर के रूप में काम करता है। ये शुष्क, अर्धशुष्क, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और यहाँ के जंगलों में बाघों के लिए अनुकूल आवास पाया जाता है। हमारा जो रणथंभौर है, उसके बाद सरिस्का और करौली, केला देवी, ये 3 अभ्यारण्यों के बाद में अगर हम बात करें तो कूनो पालनपुर मध्य प्रदेश का जो अभ्यारण्य है वो इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो इनकी कोई बाउंड्रीज यहाँ पर अलग से नहीं है। तो यहाँ से एक कॉरिडोर सा बना हुआ है और इसी वजह से बाघों का विचरण होता रहता है। लेकिन समस्या क्या है कि जो T-136 बाघ अभी हाल ही में कूनो पहुंचा है वो वहाँ के चीतों के लिए खतरा बन गया है। आप सभी जानते हैं कि चीतों का जो री इंट्रोडक्शन किया गया सितंबर 2022 में, आपको पढ़ा भी होगा आपने कि 8 चीते आपके नामीबिया से लाए गए थे और उसके बाद में 12 चीतों को अफ्रीका से जो है पुनर्वासित किया गया। तो 20 चीते यहाँ पर लाए गए। हालांकि उनमें से 2 की मृत्यु भी हो गई लेकिन 2 का जन्म भी हुआ है। तो कुल 20 चीते वहाँ पर है और इनको खतरा इसलिए क्योंकि टाइगर और चीता दोनों ही मांसभक्षी जीव हैं और जब भी कोई मांसभक्षी जीव आपस में एक टेरिटरी में होते हैं तो उनके बीच में होता है कंपटीशन, और अगर कंपटीशन होगा तो ऐसे में ये एक दूसरे को मारने का प्रयास करेंगे। और चीता चूंकि छोटा होता है तो टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकता और इसीलिए यहाँ पर टाइगर T-136 से बहुत खतरा इसको है। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में बाघों की संख्या काफ़ी अधिक हो चुकी है। एक बाघ को कम से कम 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चाहिए होता है जिसमें वो विचरण कर सके और शिकार कर सके। तो ऐसे में और अधिक क्षेत्र की आवश्यकता है इन जीवों को जो है बचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने कल अपना एक फैसला दिया और संविधान पीठ के इस फैसले में असाध्य मामले जो तलाक से जुड़े हैं उनमें संविधान के अनुच्छेद 142 की शक्ति के प्रयोग की बात कही गई है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह चाहे तो तलाक के कोई असाध्य मामले अगर आते हैं तो वहां पर 142 के अंतर्गत जो उसकी डिक्री और आदेश से जुड़ी हुई विशेष शक्ति है उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये विशेष शक्ति का इस्तेमाल तभी होगा जब परिस्थिति असाध्य हो, जैसे कि पति और पत्नी के बीच कोई सुलह की संभावना ही नहीं हो। तो हमारा जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसकी एक धारा है 13B। धारा क्या बोलती है? धारा कहती है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर तलाक के लिए अप्लाई करता है तो बीच में 6 महीने का एक कूलिंग पीरियड होता है जिसके अंतर्गत अगर मान लीजिए उनका विचार बदल जाए और वे साथ रहना चाहें तो वे वापस से अपनी अर्जी को ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी संभावना ही नहीं है कि वो वापस लेंगे तो ऐसे में यदि चाहे तो सुप्रीम कोर्ट अब इस 6 महीने की अवधि को कम कर सकता है। तो ये मामला पहले आया था 5 साल पहले और 29 जून 2016 को इसे संविधान पीठ को सौंपा गया था। बाद में सितंबर 2022 में सुनवाई करने के बाद में संविधान पीठ ने अपना फैसला
सुरक्षित रख लिया था। ये संविधान पीठ संजय किशन कौल जो न्यायाधीश है हमारे न्यायमूर्ति, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोरोना एक खतरे के रूप में पिछले 3 सालों से 4 सालों से है, और इसी क्रम में ओमिक्रॉन जो कि नया वेरिएंट है कोरोना का इस साल का, उसका एक सब वेरिएंट सामने आया है XBB 1.16 स्ट्रेन, और इसको नाम दिया गया आर्कटूरस। तो वर्तमान में जो 30-40 देशों में आप देख रहे हैं कोरोना का फैलाव, अब इंडिया में भी बहुत तेजी से इसके मामले बढ़ रहे हैं, तो ये इस नए सब वेरिएंट की वजह से, जिसका नाम आर्कटूरस है। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। तो ओमिक्रॉन खुद एक वेरिएंट है, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये वेरिएंट्स थे, उसी तरह ओमिक्रॉन लेटेस्ट वेरिएंट है, और उसी का एक सब वेरिएंट है एक छोटे बदलाव के साथ में। और ये जो है कोरोना के पहले के सब वेरिएंट से थोड़ा सा अधिक संक्रामक है, लेकिन खतरनाक नहीं है। ठीक है, तो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन की वजह से ये बना है, और इससे तेज बुखार, खांसी, खुजली और आंख की पुतलियों में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो यही अभी कारण है। इंटरव्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना का जो नया सब वेरिएंट है उसका नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इकोनॉमिक रिव्यू RS परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल कोर्स हमारा चल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का RS ऐप पर, जिसमें आपको PDF में माइंड मैप्स, MCQ टेस्ट और मेंस टेस्ट। देखो 365 पेजेस की इस बुक को पढ़ना इतना इजी नहीं है, तो इसीलिए हमने ये प्रयास किया है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। रक्षा मंत्रालय जो है उसके द्वारा देश भर में जितनी भी सैन्य छावनी परिषदें हैं उनको समाप्त करने की बात कही गई है, और देश की सभी 62 सैन्य छावनी परिषदों को अब समाप्त किया जाएगा। राजस्थान में भी एकमात्र जो है छावनी है नसीराबाद में। छावनी क्या होती है? दरअसल ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सेना और जनता दोनों साथ साथ रहते हैं, और एक सैन्य परिषद के द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है। हालांकि वर्तमान में जिस तरह से क्षेत्रों का प्रसार हो रहा है, तो लगातार बढ़ते इस प्रसार के साथ ही सेना के लिए अपने फंड्स जो हैं इन क्षेत्रों के विकास पर खर्च करने पड़ते हैं, और इसीलिए अब रक्षा मंत्रालय चाहता है कि सैन्य पैसा केवल सैन्य क्षेत्रों पर ही खर्च हो, और इसीलिए इन छावनी परिषदों को खत्म किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो सेना का क्षेत्र है वो तो चला जाएगा मिलिट्री स्टेशन में, और जो सिविल एरिया इसके नज़दीक है वो चला जाएगा किसमें? पालिका के रूप में। तो नगर पालिका या जो भी बनानी है उस क्षेत्र में वो बन जाएगी, ताकि सिविल एरिया का प्रशासन अब फिर उसके बाद में कोई सेना से मंजूरी लेने की इनकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो चुना हुआ इसमें अध्यक्ष होता था छावनी परिषद में, और जो सेना का जो मिलिट्री कमांडर सर्वोच्च उस क्षेत्र का होता था वो उसका ऑटोमेटिकली उपाध्यक्ष बन जाता था। इस तरह का प्रावधान था, लेकिन अब ये समाप्त हो जाएगी, और ऐसा पहला आदेश हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की योल छावनी परिषद के लिए जारी किया गया है। नसीराबाद छावनी की बात करें तो 1818 में इसको स्थापित किया गया था, और सबसे सुरक्षित इलाका इसको माना गया था। छावनी परिषद 5601 एकड़ में है, और इसका काफ़ी बड़ा एरिया नागरिक एरिया भी है। ठीक है, और उसमें 50,000 से ज़्यादा आबादी है, जिसमें से 36,000 आम नागरिक हैं। तो इनको अलग किया जाएगा यहाँ पर, ताकि दोनों का अलग अलग प्रशासन किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्र सरकार द्वारा भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया जाएगा, जिस तरह से ChatGPT OpenAI के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से, और बार्ड गूगल ने डेवलप किया है, ट्रुथ GPT आपका एलन मस्क डेवलप कर रहे हैं। तो उसी तरह से अब एक और नया प्रोजेक्ट है जिसको इंडिया AI नाम दिया गया है, और ये हमारा देसी वर्जन होगा GPT का। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इंडिया AI 1625 करोड़ के साथ इस प्रोजेक्ट को अभी हाल ही के बजट 2023-24 में इसको घोषित किया गया था, और इसके अंतर्गत 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से देश के सभी CCTV कैमरे जुड़ेंगे, फेशियल रिकॉग्निशन आसान होगा, और आने वाले समय में AI के जितने भी लाभ हैं उनका फ़ायदा यहाँ पर हमारे लोगों को होगा। तो ये देसी वर्जन काफ़ी कुछ इसमें काम करने वाला है। हालांकि AI को लेकर के काफ़ी कुछ जो है चिंताएं भी जताई जा रही है, और हाल ही में यूरोपियन यूनियन द्वारा 28 अप्रैल को भी ये फैसला लिया गया है कि वो AI को लेकर के रेगुलेशन कानून भी लाने वाला है। तो इस महीने ऐसा कानून आएगा जिस पर वोटिंग यूरोपियन यूनियन देने वाली है। चलिए बात करते हैं खेलों की। तो एथलीट है मुरली श्रीशंकर, रजत पदक विजेता भी हैं ये हमारे अभी हाल ही के पिछले खेलों में। तो MVA उच्च प्रदर्शन एथलेटिक मीट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता लंबी कूद में। तो लंबी कूद की ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो 8.29 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता। हालांकि जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियन है बुडापेस्ट की, उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। मार्क तो 8.25 था और इन्होंने 8.29 किया, लेकिन हवा की तेज गति की वजह से इनको योग्य नहीं माना गया।
और इनका जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत रिकॉर्ड है वो 8.36 मीटर का है, जो कि इन्होंने बर्मिंघम राष्ट्र के मंडल खेलों में 2022 में बनाया था। तो बस ये छोटी छोटी खबरें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। बिना समय व्यतीत किए आप इनका रिवीजन करते रहें। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो मैं अभी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे अगली क्लास में। इकोनॉमिक रिव्यू की भी वीडियोज़ में डाल रहा हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं, तो वो भी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।